हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े से पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पहले एक थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, डिराइव किया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। उसी तरीके से हम लोग अब पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, जहां आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने जा रहा है उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने दो एक्टिविटीज यहां पर लिख रखे हैं। इन दोनों एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जरा समझें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए, आपने सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है एक बॉडी में, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मतलब जो पोजेस होती है बॉडी में। तो काइनेटिक एनर्जी आखिरकार आती कहां से है? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वर्क होता है तब वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में होता है। अगर वर्क होने के बाद ऑब्जेक्ट का में मोशन देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि भाई वर्क जो है हमारा वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। राइट बच्चों, उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी वर्क से ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है इसको जरा समझते हैं। पहला एक्टिविटी देखिए। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लेना है, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर, द बैंड स्ट्रेचेस। उस रबर बैंड को एक एंड से तो ऐसे चुपचाप पकड़ कर रखना है, दूसरे एंड से उसको स्ट्रेच कर लीजिए, खींच लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो रबर बैंड जो है वो खिंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, रिलीज बैंड एट वन एंड। अब दोनों में से कोई एक एंड जो वहां से बैंड जो है रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो द बैंड विल रीगेन ओरिजिनल शेप। जब आप ऐसा करते हैं तो रबर बैंड जो मूव करता है अंदर की तरफ अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए। राइट, तो आपने एक रबर बैंड लिया, रबर बैंड के एक एंड को पकड़ा, दूसरे एंड से उसे खींचा, खींचकर उस रबर बैंड को आपने स्ट्रेच कर दिया है। और स्ट्रेच करने के बाद आप क्या करते हैं, आपने जो फोर्स लगा रखा है अपने एक हाथ से, उस फोर्स को आप हटा देते हैं। जब आप उस फोर्स को हटाएंगे तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो रबर बैंड जो खिंचा हुआ है, स्ट्रेच स्टेट में है, वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए अंदर की तरफ मूव करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये रबर बैंड अंदर की तरफ मूव क्यों कर रहा है? पक्की बात है, कहीं ना कहीं से उस रबर बैंड के अंदर कोई ना कोई एनर्जी आ गई होगी, तभी तो वो मूव करने के लायक कैपेबल हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो उसे स्ट्रेच करने के दौरान आप उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, और जब आप उस रबर बैंड पर बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं तब वो रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है। होता है ऐसा। ठीक है, रबर बैंड पर बाहर की तरफ आपने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर जो रबर बैंड है वो आपका स्ट्रेच हो जा रहा है, तो डिस्प्लेस हो जा रहा है, यानी आपने फोर्स भी लगाया और रबर बैंड का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। एज अ रिजल्ट आपने कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा ना उस रबर बैंड को स्ट्रेच करने में। और आपने सीखा है कि जब आप वर्क करते हैं तो वर्क करने की आपके पास एबिलिटी थी, इसीलिए आपने वर्क किया। जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज करता है। सो एज अ रिजल्ट आपने उस रबर बैंड को स्ट्रेच करने के लिए वर्क किया है। इस दौरान आपने अपनी कुछ एनर्जी लूज की है। और हमने ये भी साथ साथ पढ़ा था कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है वो उस एनर्जी को गेन कर लेता है। तो वर्क आपने रबर बैंड के ऊपर किया है, तो रबर बैंड उस एनर्जी को गेन कर ले रहा है और अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है। तो ये जो एनर्जी जो रबर बैंड के अंदर स्टोर हो गई है ना, इसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिस हिसाब से आप उसको खींचेंगे, जितने पोजीशन तक खींचेंगे, उस हिसाब से अलग अलग अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन, तब तक जब तक कि वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो रबर बैंड के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जब आप अपने हाथ को, अपने फोर्स को हटाते हैं, तब उसी स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके रबर बैंड जो अंदर की तरफ मूव करता है, अपने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में खर्च करता है और अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर
कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में लिखा गया कि टू रीगेन ओरिजिनल शेप द बैंड एक्वायर्स एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड। बैंड जो एनर्जी एक्वायर कर रहा है, कौन सी एनर्जी एक्वायर कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर रहा है। कैसे एक्वायर कर रहा है? आपने उस पर वर्क किया है, उसे स्ट्रेच करने के दौरान उस वर्क की वजह से आप एनर्जी लूज कर रहे हैं और रबर बैंड उस एनर्जी को गेन कर रहा है। जो एनर्जी रबर बैंड ने गेन किया है वही एनर्जी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से देखिए एक सेकेंड एक्टिविटी भी है। इसमें क्या है? टेक अ स्प्रिंग, आपको एक स्प्रिंग लेना है। यू होल्ड इट फ्रॉम वन एंड एंड आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड इट फ्रॉम अदर एंड। करना क्या? उस स्प्रिंग के एक एंड को आप पकड़ कर रखिए और जो स्प्रिंग का दूसरा एंड है आप अपने किसी दोस्त को बोले कि भाई तुम इसे पकड़ कर रखो। नाउ ओके, नाउ रिलीज द स्प्रिंग। इसमें ना स्ट्रेच भी करना था, एंड स्ट्रेच इट लिखना भूल गया मैं, एंड स्ट्रेच इट, ठीक है। स्प्रिंग को आपको करना क्या है? एक स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग के एक एंड को आप पकड़ेंगे, स्प्रिंग के दूसरे एंड को आपका कोई फ्रेंड पकड़ेगा और फिर आप उस स्प्रिंग को खींचकर स्ट्रेच कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो जाएगा। स्प्रिंग जब स्ट्रेच हो गया, इसके बाद आप अपना आपने फोर्स लगाया हो ना उसको स्ट्रेच करने के लिए, उसको रिलीज कर दीजिए। रिलीज द स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग जो है वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इस लॉजिक को भी समझिए। स्प्रिंग को जब आपने खींचा था बाहर की तरफ तो उसके लिए आपने स्प्रिंग पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया था और स्प्रिंग का बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए आपने कुछ वर्क किया है। और आपने अगर वर्क किया यानी कि आपने अपनी एनर्जी लूज की थी उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, उस स्प्रिंग के ऊपर वर्क करने में। जो एनर्जी आप लूज कर रहे हो वो एनर्जी कहां जाएगी? स्प्रिंग उस एनर्जी को गेन कर लेगा, क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर वर्क हो रहा है ना, जिसके ऊपर वर्क होता है वो एनर्जी गेन कर लेता है। तो स्प्रिंग उस एनर्जी को गेन कर ले रहा है और अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है। तो जो एनर्जी स्प्रिंग ने गेन करके अपने अंदर स्टोर किया है उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अगर आप कम स्ट्रेच करेंगे स्प्रिंग को तो कम एनर्जी गेन करेगा, ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो ज्यादा एनर्जी गेन करेगा। यानी कि अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रही है, राइट, या रबर के अंदर स्टोर हो रही है। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी के अंदर स्टोर होती है वो उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन तक लेकर जा रहे हैं। तो स्प्रिंग भाई, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आपने उसको स्ट्रेच किया। अब जब तक आप अपने फोर्स को हाथ से फोर्स को लगाए रखेंगे तब तक स्प्रिंग उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर्ड रखेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने फोर्स को हटाते हैं तो स्प्रिंग जो है वो अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। तो आखिरकार यहां से पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक क्या समझ में आया? एक दो चीजें हमें समझ में आए कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब स्टोर होता है जब हम उसे उसके ओरिजिनल पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन तक लेकर जाते हैं। इस दौरान हम उस पर कुछ वर्क करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जी लूज करते हैं और जितनी एनर्जी हम लूज कर रहे हैं उतनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जा रही है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्यों स्टोर हो रही है? ताकि जब आप अपने फोर्स को हटाएं तब वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सके। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिखा है द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी थी जो कि स्टोर होती थी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजेस होती थी। और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि स्टोर हो रही है एक बॉडी के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब भी आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं, किसी चीज को खींचते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, तब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रबर के अंदर जो रबर बैंड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसको भी हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हालांकि इसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नाम भी दे दिया जाता है जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है, लेकिन एक्चुअली में है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसे नोट करने पहले। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट को देखा। देखिए किसी भी चीज को अगर आप स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, राइट। लेकिन हर केस में देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी एक हाइट से दूसरे हाइट तक उठा कर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, आप उसको कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे एज इट इज एक हाइट से दूसरे हाइट तक उठा कर लेकर जा रहे हैं, तो जो m मास का ऑब्जेक्ट है उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर जा रहे हैं। ऐसा करने के दौरान जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क करके उसे एक हाइट से दूसरे हाइट तक उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो भाई आपने वर्क किया है ना ऐसा करने के लिए, यानी आपने अपनी एनर्जी लूज की है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी आप लूज करते हो वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और यहां पर चूंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए मैंने लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू सम हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। एक ऑब्जेक्ट को जब आप किसी हाइट तक रेज करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स टू रेज द ऑब्जेक्ट। उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हो रही? क्योंकि उसको किसी हाइट तक रेज करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ा है, और वर्क जिसने किया उसने अपनी एनर्जी लूज की और वो एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है जिसके अंदर वर्क हुआ है, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट, इस तरह के ऑब्जेक्ट में जो ये पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट हुई है इसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, कंसीडर करिए कि ये हमारा ग्राउंड है, ये सरफेस है और यहाँ पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस m मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाकर आप यहां से h हाइट तक लेकर जाते हैं। कितने हाइट तक लेकर जाते हैं? h हाइट तक। ठीक है, आपके पास एक m मास का ऑब्जेक्ट था, उस m मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाकर आप h हाइट तक लेकर जा रहे हैं। ऐसा करने के दौरान आपको कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ा होगा। भाई इस m मास के ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, तो कम से कम आपको mg फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा इसे ऊपर लेकर जाने में। मान लीजिए आपने मिनिमम फोर्स ही लगाया है, mg फोर्स ही लगाया है, तो आपने ऊपर की तरफ mg फोर्स लगाया और इसमें h डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। आपने कितना mg फोर्स लगाया है और h डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ऐसा करने के दौरान आपने कितना वर्क किया है? mg इंटू h, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है mg इंटू h, और जितना वर्क आप करेंगे उतनी एनर्जी आप लूज करेंगे। तो जितना वर्क आप करेंगे उस बॉडी के अंदर उतनी ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, उतनी एनर्जी स्टोर होगी, और उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा mgh के बराबर। मैंने कहा कंसीडर करो कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उसे हम लोग ग्राउंड से h हाइट तक रेज कर रहे हैं, तो मिनिमम फोर्स जो ऐसा करने के लिए आपको चाहिए वो mg होना चाहिए। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जितना आप वर्क करेंगे उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स कितना लगाया? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h हाइट तक, तो वर्क कितना हो गया? mgh, और यही वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? mgh। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh। नोटिस करिए पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, h यहाँ हाइट है,
राइट। तो यानी कि जितना ज्यादा हाइट तक आप लेकर जाएंगे, जितना ऊपर पोजीशन तक लेकर जाएंगे, उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी। एक चीज और नोटिस करिए, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, हाइट कम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। यानी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। वही ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी का ठीक उल्टा होता है, ऊपर आपने भेजा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। कैसे भाई, ऊपर भेजते तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है ना, तो ऊपर भेजने पर काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और जब वो नीचे आता है तब हाइट कम हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन नीचे आते वक्त ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो नीचे आने के दौरान पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ऊपर जाने के दौरान पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, ये दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर है? चलिए इसे नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।